ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले सैटरडे ही यह लेक्चर लाने वाला था। भारत अमेरिका संबंध नेहरू से मोदी तक, ये मेरा प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर होगा। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यूएसए की यात्रा की, जब हमारी इस नए जनरेशन के हमारे इस पीढ़ी के बच्चों ने जब देखा किस प्रकार रेड कारपेट अनरोल किया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, और जो मीडिया में हमने इंथुसियाज्म देखा, जो देश में, जो नागरिकों में और जो विदेश में, मैंने द इकोनॉमिस्ट जब मैगजीन में पढ़ा तो वहाँ भी लिखा हुआ था कि किसी फॉरेन मैगजीन में इस तरह का कवरेज देना बड़े शान की बात होती है कि द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने सोचा कि चलो ये हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बहुत ही चमत्कृत है, होना भी चाहिए, एक अच्छे युग प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन उनके पीछे के इतिहास को भी जानना चाहिए। अगर यूएसए ने रेड कारपेट अनरोल किया तो किसे किया? इंडिविजुअल को किया या एक नेशन को किया? या यूएसए को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि उसे वो इतना सम्मान देना पड़ा, इतना फैनफेयर के साथ एक प्राइम मिनिस्टर को एक ग्लोबल फेस के साथ उतारना पड़ा? तो उसकी कुछ न कुछ तो वजह होगी। माय स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब हम इतिहास के झरोखों से वर्तमान को देखते हैं तो वर्तमान को समझने का नजरिया ही कुछ और होता है। मैं प्रायः अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूं, मेरा ये तकिया कलाम वो जानते हैं और कई बार वो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं कि हम आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओट से बाहर के संसार को देखेंगे तो अधूरा दिखेगा। अधिकांश जो आपने पेपर्स में, जर्नल्स में अधिकांश जो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, एडिटोरियल्स पढ़े होंगे, संपादकीय, वो संपादकीय वर्तमान को लेकर होगा, जिसमें जो एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका में हुआ विशेषकर एक खास चीज हाईलाइट की जाती है, वो है टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी। और टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी में आपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की जो अमेरिका ने हिम्मत दिखाई है, इंडिया को एक मेजर एक स्टेप लिया है। इससे पहले 2005 में एक स्टेप लिया था जिसे हम कहते हैं इंडिया यूएसए न्यूक्लियर ट्रीटी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, विशेषकर इसलिए कि हमने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चलाया। मेक इन इंडिया हमारे वर्षों से, कई डेकेड से चल रहे, लेकिन जो मेक इंडिया हमारा जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम लोगों ने मेक इन इंडिया में सोचा कि डिफेंस में हम फॉरेन कोलेबोरेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो अब तक का इन्वेस्टमेंट आया वो $1 बिलियन भी पूरा नहीं हो सका। इसका कारण यह है माय स्टूडेंट्स की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी एक बहुत अलग तरह की जरूरत होती है। उसमें कोई भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने से पहले बहुत कतराता है। जैसे आप अगर किसी फॉरेन कंपनी को इनवाइट भी करेंगे तो फॉरेन कंपनी अपने गुड्स को, अपने प्लेन्स को, अपने फाइटर्स को ये बेचने में आपसे इंटरेस्टेड हो सकता है और होता है, अपने वेपन्स को बेचना चाहते हैं। लेकिन आप अगर उनसे एफडीआई की उम्मीद करोगे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करिए और एक ज्वाइंट कोलेबोरेशन से एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करिए, तो उनके फिर बहुत सारे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज उन्हें याद आने लगते हैं। अभी जो करेंट समस्या वेस्टर्न कंट्रीज का है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर से डरते हैं, वह है रूसी गणतंत्र यानी रूस। उनको लगता है कहीं हमारी टेक्नोलॉजी रूस के हाथ ना आ जाए। ऐसी स्थिति में अगर जो बाइडेन की सरकार ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें आप देखते हो जेट इंजन से लेकर और कंप्यूटर चिप तक है, इसने जो साहस दिखाए हैं ये अपने आप में कमेंडेबल है। लेकिन चलिए, क्यों दिखाया, कैसे दिखाया, हमारे और यूएसए के बीच संबंधों का कितना पुराना इतिहास है, किन किन पगडंडियों से चलकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसको देखने के लिए मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा और आप इतिहास के झरोखे से वर्तमान को देखिए हमारे प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में। तो चलिए कहाँ से शुरू करें। हाँ, एक कॉमन बात मैं और बताना चाहूँगा। कॉमन फैक्टर है चाइना। हमारा जो लेक्चर है उसमें हमारा लेक्चर है नेहरू से मोदी तक।
तो प्राइम मिनिस्टर जो पीएम नेहरू थे और से लेकर पीएम मोदी तक जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जिस समय नेहरू, पंडित नेहरू थे, उस समय कोल्ड वॉर का एरा था। इंडिया स्वतंत्र हुआ, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए और इंडिया की स्वतंत्रता और कोल्ड वॉर ये दोनों कोइंसाइड किया। हमारे ये नए जनरेशन के बच्चे कोल्ड वॉर को अब भली भांति जानते होंगे। तो जो कोल्ड वॉर 1947 में फॉर्मली शुरू हुआ, फॉर्मली फरवरी मार्च 1947 में, जब सो कॉल्ड ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया, ट्रूमैन सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और वही समय ऐसा है जब भारत को उसके कुछ समय के बाद ही आजादी मिली। तो वर्ष तो लगभग एक ही है। तो जब हमें आजादी मिली तो ऑलरेडी कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका वास्ता जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट से हुआ वो थे ट्रूमैन। और इन दोनों के बीच जो संबंध खराब होने का कारण चाइना है, और अभी जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच जो गलवाही डल रही है उसका भी कारण चाइना है। तो चाइना फैक्टर वहां भी है, चाइना फैक्टर यहां भी है। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है, आप जानिए। अब चलते हैं, हम पहले शुरू करते हैं। ये पहला जवाहरलाल नेहरू एंड ट्रूमैन, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है। क्योंकि देखिए, जिस समय हमें आजादी मिल रही थी, हम गुलाम थे और आजादी लेने के कगार पर थे। उस समय यूएसए में एक प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरो भी थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी हीरो नहीं तो दुनिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकालने का भी क्रेडिट उनको दिया जाता है। न्यू डील पॉलिसी उनका बहुत ही फेमस रहा है। हमारी आजादी में भी उन्होंने बहुत फेवर किया इसलिए अपने कारणों से, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला। वो उन गिने चुनी शक्तियों में थे जिन्होंने ब्रिटेन को दबाव डाला था कि वो इंडिया को अतिशीघ्र स्वतंत्र कर दे। तो रूजवेल्ट से तो हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन हमारी आजादी से पहले रूजवेल्ट का डेथ हो गया और उनके सक्सेसर के रूप में ट्रूमैन आए। ट्रूमैन के विषय में एक एक्सपर्ट बताते हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत कम समझ थी। अब देखिए, यह भी इतिहास की विडंबना है कि जो तथाकथित शीत युद्ध या कोल्ड वॉर जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट से शुरू हुआ है वह है हेनरी ट्रूमैन, और जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ समाप्त हुआ है वह है रोनाल्ड रीगन। ये 1980 से 84 और फिर आप उसके आगे आप कर सकते हैं। तो रोनाल्ड रीगन वो कोल्ड वॉर एंड कराने वाले हीरो हैं और ट्रूमैन कोल्ड वॉर शुरू कराने वाले हीरो हैं। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे कम समझ थी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में। ना तो ट्रूमैन को समझ थी, ना रोनाल्ड रीगन को। एक को कोल्ड वॉर शुरू करने का श्रेय है, एक कोल्ड वॉर समाप्त करने का श्रेय है। मतलब ट्रूमैन के बारे में एक बहुत अच्छा सरकाज़म, एक बहुत अच्छी जोक एक फॉरेन एक्सपर्ट ने कहा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कि जब उसने न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए ने बनाया था तो उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। तो सोवियत रूस तो आप जानती हो कि अमेरिका का एक राइवल सुपर पावर था। तो उसकी पूरी नज़र थी अमेरिका की एक्टिविटीज पर। तो उसका जो केजीबी था, उसकी जो गुप्तचर एजेंसी थी, उसके पास ऑलरेडी बहुत पहले से इंफॉर्मेशन थी और बड़ा सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन थी कि यूएसए किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और जब पोस्टडम में जब वार्ता हो रही थी स्टालिन से, अगस्त में उसने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया, जुलाई में वार्ता हो रही पोस्टडम नामक जगह पर, तो ट्रूमैन स्टालिन को इन्फॉर्म करता है कि आपको पता नहीं है कि हम एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहे हैं। तो स्टालिन मुस्कुराया, इसलिए मुस्कुराया क्योंकि वह उस किस प्रोसेस से वो हथियार बन रहा है उसकी भी उसने कुछ सूचना ले ली थी। और यहां जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट को केवल यह सूचना थी कि हमारे साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही खतरनाक हथियार बना रहा है। तो खैर एनीवे, तो ये जो ट्रूमैन है, अब इनको और नेहरू के बीच पहले जब हमें आजादी मिली तो आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सामने दो सुपर पावर्स थे। एक सोवियत रूस था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, और वेस्टर्न पावर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़े थे। आप जब इतिहास पढ़ेंगे, चूंकि इतिहास से वर्तमान पर आने पर वर्तमान का अर्थ ही बदल जाता है। मैं तो सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि हिस्ट्री आपको पढ़ना ही है तो बेहतर है सारे ह्यूमैनिटीज से पहले आप हिस्ट्री पढ़िए और बाकी ह्यूमैनिटीज को हिस्ट्री से जोड़कर पढ़िए। तब देखिए आपके लिए पढ़ना कोई भी सोशल साइंस कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनेशनल इकोनॉमी हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप खुद भी उसको एंजॉय करोगे। जो मैं कहता हूँ रीड, फील एंड थिंक, वो प्रोसेस वहां पर जाकर लागू हो जाता है।
तो मैंने आपको बताया कि भाई अब इधर सोवियत रशिया है, इधर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वेस्टर्न पावर्स है। और सोवियत रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य एक चालाकी यह की कि ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज पर उसने पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर और ऊपर से वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित कर दी। तो टोटल अब 9 कम्युनिस्ट कंट्रीज हो चुके हैं, इधर वेस्टर्न कंट्रीज है, तो यूरोप प्रैक्टिकली बढ़ चुका है। यही स्थिति है। अब वो पूरी दुनिया को दोनों पार्टी बांट रही है, एशियो अफ्रीकन कंट्रीज को बांटने के कगार पर है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका नाम है डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस, यानी उसको कहते हैं उपनिवेश मुक्ति। और एशियाई उपनिवेश की पहली मुक्ति होगी और फिर अफ्रीकी उपनिवेशों की। और मैं आपको बताऊं कि इस क्रम में भारत पहला एशियाई पहला उपनिवेश है दुनिया का जो 1947 में आजाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद यह प्रोसेस श्रीलंका में गया, बर्मा में गया, फिर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, और फिर यह दौर अफ्रीका में चला। तो अब पहले सबसे पहले हम आजाद हुए तो हम बड़े भैया पर निगाह सारे छोटे भाइयों की थी कि बड़े भैया जो निर्णय लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वही मायने रखता है, क्योंकि हमारे जो नेतागण थे वो बैठे हुए नहीं थे। वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय भी उनका अप्रोच ग्लोबल था। वो ऑलरेडी एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कांटेक्ट बनाए हुए थे। मैं आपको बताऊं कि एशियाई संबंध सम्मेलन जब हुआ था नई दिल्ली में, वो आजादी से पहले ही वो सम्मेलन हो चुका था 1947 में। तो हम लोग, और ब्रुसेल्स संगठन में जो जवाहरलाल नेहरू ने कई अध्यक्षों में जो एक अध्यक्ष रहे थे, उस ब्रुसेल्स संगठन की बैठक में जिसमें डिप्रेस्ड जो दलित राष्ट्र हैं, जो उपनिवेश है, उनकी बैठक हुई थी, उसकी भी अध्यक्षता हमने की थी। तो कुल मिलाकर दुनिया के साथ हम खुले हुए थे। तो अब हम क्या स्टेप ले रहे हैं, सबकी निगाह है। अब देखिए, एक सामान्य सा रास्ता है। एक अमेरिकी गुट है, अमेरिका के पास रिसोर्सेस है, अमेरिका के पास तकनीकी है। सोवियत रूस है, उसके पास भी तकनीकी है और कम से कम हमसे तो ज्यादा रिसोर्सेस है। दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। दोनों अपने क्लाइंट बनाने के लिए तरह तरह के पैकेज देने की बात कर रहे हैं। अब जो देश आजाद होगा वो इस गुट में जाएगा या उस गुट में जाएगा। जैसे गुट निरपेक्षता की बात हम करते हैं, चलिए गुट निरपेक्षता अच्छी है बुरी है इसकी तो बाद में बात होगी, लेकिन आज जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात होती है तो सिर्फ हम उसको पेपर और पन्नों में देखते हैं या बुकिश नॉलेज उसका हासिल करते हैं। लेकिन उस समय की परिस्थितियां विजुअलाइज कीजिए कि जब दो गुट खड़े थे और जब तृतीय विश्व के देश, इसको तृतीय विश्व नाम दिया गया, जो स्वतंत्र हो रहे हैं, तो आप या तो इस गुट में जाएंगे या उस गुट में जाएंगे, दूसरा क्या रास्ता है। उस समय सोचिए कि भारत का वो पहला प्राइम मिनिस्टर कितना डेयरिंग रहा होगा कि उसने कुछ अपने राष्ट्रों, मित्र राष्ट्रों को चुनकर, जिनमें इजिप्ट था, यूगोस्लाविया था, तो इनके साथ जैसे मार्शल टीटो था, कर्नल नासिर था, श्रीलंका के हेड ऑफ थे, इंडोनेशिया के थे, तो उन सबके साथ मिलकर उसने, डॉक्टर सुकर्णो, तो उन सबके साथ, सभी के साथ मिलकर ये चाहते थे कि हम एक अलग मोर्चा बनाएं। हालांकि वो मोर्चा सब ब्लॉक शब्द से परहेज करते हैं, लेकिन उनके मन में जो साथ थी, विशेषकर जब चीन 1949 में चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई तो इनको लगा कि भाई चीन बहुत शोषित है, हम भी शोषित हैं, दोनों रिसोर्सफुल हैं, दोनों जाइंट नेशन होंगे, दोनों के बीच कोलैबोरेशन होगा, बाकी एशियाई अफ्रीकी कंट्रीज को हम जोड़ लेंगे और एक तीसरी शक्ति के रूप में खड़ा होंगे और अमेरिका, यूएसए गुट एंड रशियन गुट दोनों को बाहर रखेंगे और हमारा पूरी दुनिया में हमारा भी अपना अलग वजूद होगा। उस समय देखिए इंडिया ने सपना देखा, और जिस समय यह सपना देखा उस समय हमारी स्थिति क्या थी। हमारी इकोनॉमी टैटर्ड थी, टुकड़ों में बटी हुई थी। हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, मतलब हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम दुनिया में सहायता के लिए देख रहे थे कि भाई कोई हमें एक्स्ट्रा अनाज दे, और 60% से ज्यादा, 70% कहीं, उसमें कोई निश्चित आंकड़ा तो है नहीं, आंकड़ा तो आया फिर पीसी मालानोबिस ने जब सांख्यिकी विभाग बनाया, उसने जब सैंपल सर्वे वगैरह का इंट्रोड्यूस किया, उस समय के से पहले हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा आजादी के समय नहीं है। और ब्रिटिश का जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पर हमेशा डाउट किया जाता है कि आखिर कितने लोग हमारे गरीबी रेखा से नीचे रहे होंगे। उसमें तो वो एक गरीबी रेखा से नीचे का कॉन्सेप्ट भी सही मायने में नहीं आया था। तो ये स्थिति है। उस स्थिति में कोई प्रधानमंत्री स्वप्न देख रहा है दुनिया में उस राष्ट्र के वजूद को बनाने का, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।
अब जब ट्रूमैन खड़ा हुआ तो वो चारों तरफ नजर डाल रहा है कि भाई हमारे क्लाइंट नेशन कौन हो सकते हैं। तो दो बातें हैं। एक बात यह है कि पहले इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी थी। अच्छी का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट का जो बिल्कुल ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसको कहते हैं बिल्कुल सामरिक जगह। जैसे आप देखोगे किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड होगा और किसी के पास थोड़ा ही लैंड होता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में ऐसा लोकेशन था कि वेस्ट एशिया से खुल रहा था, सेंट्रल एशिया से खुल रहा था, हर जगह से खुल रहा था। तो उसका एक तरह से जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध चल रहा था, तो सामरिक उसका जो युद्ध संबंधी महत्व था बहुत ज्यादा था। और एक ब्रिटिश लेखक था, ब्रिटिश कवि, उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। उसने किम नाम की रचना लिखी है एंड ही वाज बेसिकली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया के बारे में बहुत अनाप शनाप उसने लिखा हुआ है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने यह लिखा कि भारत में जो मार्शल रेस हैं, जो लड़ाकू लोग हैं, वो नॉर्थ में रहते हैं और विशेषकर नॉर्थ वेस्ट में। तो वर्तमान पाकिस्तान के लोग लड़ाकू हैं और इंडिया के लोगों को एक तरह से कमजोर बताया। तो जो उसके वेस्टर्न ऑडियंस थे, जिसमें अमेरिकन्स भी थे, वो पाकिस्तान को एक मार्शल रेस होने के नाते बहुत प्रभावित थे। उनको लगता था कि कल को अगर कोल्ड वॉर में हमें मिलिट्री प्रोविस की जरूरत होगी तो पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। तो पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दे रहे थे ट्रूमैन। फिर इंडिया उनको एक गरीब कंट्री लग रहा था, इंडिया उनको बहुत कल्चर्ड भी नहीं लग रहा था। प्राइम मिनिस्टर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ नहीं थी, तो नेहरू के महत्व को भी नहीं आंक रहे थे। लेकिन हाँ चलिए, 1949 में नेहरू ब्रिटेन गए और ब्रिटेन से ही अमेरिका ने एक फ्लाइट भेजा और अमेरिका उनको इनवाइट किया। तो 1949 में नेहरू का और उनके साथ इंदिरा गांधी भी गई थी और इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में अमेरिका में उतरे। जब उतरे तो अब जवाहरलाल नेहरू में कुछ नहीं था, लेकिन एक आत्मसम्मान की भावना थी। इनको अनाजों की आवश्यकता थी, लेकिन अनाज मुंह खोलकर मांगना नहीं चाहते थे और ये चाहती थी कि यूएसए अपनी तरफ से हमें ऑफर करे। और ट्रूमैन इंडिया को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। उसका ये मानना था कि भाई मांगना है तो मुंह खोल के मांगो और हम आपको देंगे, लेकिन आपको ऑब्लाइज होना पड़ेगा और आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। खैर अंत में चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने मुंह नहीं खोला। हालांकि थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग भी इंदिरा गांधी के लिए हुआ। जब वो नाइट पार्टी जब चल रही थी, डिनर पार्टी, तो उसमें एक अमेरिकन ब्यूरोक्रेट था। थोड़ा सा उसने वहां पर हरबोलापन दिखाया और कुछ उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिस स्टेटमेंट से इंदिरा गांधी हर्ट हुई। तो कुल मिलाकर ये एक्सपीरियंस इस दौरे का अच्छा नहीं रहा। लेकिन जिसको आपने देखा कि यूएसए ने फिर भी गेहूं से, भारत के अनाजों से सहायता करनी शुरू की। और जो आपने PL 480 प्रोग्राम देखा, जिसने माना जाता है कि भारत को अकाल से राहत दिलाने में PL 480 की बड़ी भूमिका है, तो वो प्रोग्राम कम से कम चालू हो गया। तो चलिए, ट्रूमैन के समय एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आखिर ट्रूमैन का जो अप्रोच है उतना टफ क्यों है, आखिर क्या वजह है और ट्रूमैन का आगमन कब हुआ है, उसका जो टेन्योर है मैं आपको बता दूं कि जब 45 में जब डेथ हुआ था रूजवेल्ट को, तो उसका आना हुआ था और 53 तक हो रहा था प्रेसिडेंट। तो ट्रूमैन के समय और ट्रूमैन का अप्रोच टफ होने की वजह है कि बहुत आगे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश नॉट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो यंगर बुश है, तो हाँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश, SW बुश नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उसने यंगर बुश, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था। जब आपने देखा कि जब अमेरिकन टावर पर, ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट था कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के विरोधी, आर यू विथ अमेरिका, विथ यूएसए और अगेंस्ट इट। मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप साथ हो या विरोध में हो। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की शुरू से मेंटालिटी रही कि अगर आप साथ में नहीं हो तो विरोध में हो। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये स्टेटमेंट एक्सप्रेसिवली किया, लेकिन ट्रूमैन के दिमाग में भी यही चीज थी। और ट्रूमैन को सबसे ज्यादा खुंदक इंडिया से इसलिए चढ़ा हुआ था क्योंकि इंडिया ने
गुटनिरपेक्षता की बात की थी। कहा कि जब गुटनिरपेक्ष हो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप हमारे विरोधी हो। नॉन अलाइनमेंट मीन्स एंटी अमेरिकन। तो एक तो उसने ये एक्सप्लेन किया। दूसरा कि 1949 में जो चीनी गणतंत्र बना तो इंथुजियास्टिकली जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को मान्यता दी थी। तो ट्रूमैन खफा हुआ चाइना के कारण कि भाई चाइना को कुछ ज्यादा ही फेवर करे। एक वाकया आपको याद होगा, कभी हमने चर्चा की होगी कि एक्चुअली जब चीनी गणतंत्र बना था, अब मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे अब करंट बच्चे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर त्रुटि ये लगती है कि अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अगर उसको दिखाया जाए तो उसको एंजॉय भी ज्यादा करेंगे और याद भी रहेगा। लेकिन उतना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य याद रखने के लिए थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बनना पड़ता है। जैसे अब एक उपकथा इसके बगल में जाती है, ये यहां पर नहीं रुकती है, इसको आप थोड़ा साइड में अगर आप चलें तो एक घटना हुई कि जो चीनी गणतंत्र बना तो चीनी गणतंत्र वहां गृह युद्ध लड़के बना था। उससे पहले वहां पर चाइना में एक पूंजीवादी सरकार थी जिसका हेड था चियांग काई शेक, जो अपनी जान बचाकर अपने लोगों के साथ ताइवान में स्थापित हो गया और ताइवान एक को अमेरिका ने सुरक्षा देकर एक पृथक राष्ट्र बना दिया। तो जो चीन को यूएनओ में की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें जो वीटो की शक्ति मिली हुई थी वो चीनी गणतंत्र को नहीं मिली, ताइवान को मिली हुई थी। तो चूंकि चाइना का रिप्रेजेंटेटिव नेशन चाइनीज रिपब्लिक को माना जाता था, अधिकांश तो पूरा रीजन पर चाइना के पूरे रीजन पर उसका कब्जा था। सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र आप कह सकते हो कि एक जल डमरू मध्य था, स्टेट था, उस पर ताइवान था और उसी से यूएनओ का मेंबरशिप और सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप उसे दिया जाना तो अपने आप में जानबूझ के चाइना को हरास करने वाली बात थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने चीनी गणतंत्र की तरफ से कैंपेनिंग शुरू कर दी कि भाई वो मेंबरशिप चाइना को मिलना चाहिए। तो ये 50s की बात है। उसी समय ट्रूमैन का ऑफर आया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि भाई आप क्यों चाइना की पैरोकारी कर रहे हो, आप चाहते हो मैं इंडिया को दे दूं, आप सिक्योरिटी काउंसिल में बैठोगे, आपको मैं उसका मेंबरशिप दे देता हूं, उसका परमानेंट मेंबरशिप विल बी ट्रांसफर टू इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने पीछे हट गए, उन्होंने कहा नहीं, ये चीन का हक है, हम चीन के हक को मानना नहीं चाहते और ये चीनी गणतंत्र को मिलना चाहिए। इस बात की आज भी आलोचना होती है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि चूंकि देखो अब सोशल साइंस है तो कुछ तो लोग कहेंगे, कोई ना कोई पर्सपेक्टिव तो है। कभी भी सोशल साइंस में कंसेंसस नहीं हो सकता। हमारे विरोधी भी विचार आते हैं तो हम उसको सम्मान करते हैं कि चलो एक पर्सपेक्टिव उसने दिया। तो एक पर्सपेक्टिव आता है कि नेहरू को उस समय वो ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन उसका अगेंस्ट में एक पर्सपेक्टिव आता है कि अगर नेहरू ऑफर स्वीकार भी कर लेते तो क्या इंडिया को यूएनओ का मेंबरशिप मिल जाता? नहीं। क्यों? क्योंकि सोवियत रूस एक परमानेंट मेंबर था और सोवियत रूस के पास वीटो पावर था, जो अभी चाइना ने किया हुआ है इंडिया के मेंबरशिप के लिए। तो उस समय अगर यूएसए स्पॉन्सर्ड इंडिया अगर जाता चाइना की जगह यूएनओ में तो उसको सोवियत रूस वीटो कर दिया होता। तब तो हमारे लिए जन्नत और जहन्नुम दोनों चला जाता, हम तो कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते और यूएनओ का सीट भी नहीं मिलता। तो वैसे भी पॉलिटिक्स में देखिए इतनी अपॉर्चुनिस्टिक चाणक्य भी है, तो चाणक्य की कूटनीति भी एक सीमा बनाती है कि आप बहुत एमोरल अगर हो जाते हैं तो सेल्फ डिफीटिंग फैक्टर हो जाता है। आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो सकती थी, आपका इमेज टार्निश हो सकता था। आप जिस ट्रेड यूनियन के लीडर बन के जाते हो और जाके वहां पर ऑनर से ही आप डील कर लोगे तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगा वर्किंग क्लास के बीच। तो यही बात है। खैर एनीवे माय पॉइंट इज दैट कि इंडिया एक इंटरलोक्यूटर का काम कर रहा था, उसका एक इंटरनेशनल प्रेस्टीज था। अगर जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया तो मेरे विचार में निर्णय गलत नहीं था। खैर एनीवे माय पॉइंट इज कि ये बात हुई। उसके बाद कोरियन वॉर हुआ। कोरियन वॉर में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया जो चाइना स्पॉन्सर्ड था उसने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। यूएसए ने यूएनओ के तत्वाधान में साउथ कोरिया को आजाद कराया। फिर वो नॉर्थ कोरिया में वो सेना चली गई। ये भी यूएसए ने भी गलत ही किया, आखिर उसको अधिकारिता का हनन नहीं करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में जब सेना गई तो चाइना उधर से 2 लाख चाइनीज यालू रिवर क्रॉस करके आए और टिड्डी की तरह अमेरिकन सैनिक पर टूट पड़े और अमेरिकन सैनिक को बड़ा अपमानित करके निकाल दिया
नॉर्थ कोरिया साइड से। तो एक तरह से यूएसए का ह्यूमिलिएशन हुआ। तो जिस समय अमेरिका ने कोरियन ऑपरेशन किया था, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक किया तो नेहरू ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू किया यूएसए के तत्वाधान में यूएनओ ने, तो नेहरू ने उसको कहा कि नहीं, मैं समझता हूं सैनिक समाधान इसका समाधान नहीं है। इस पर भी यूएसए नाराज हुआ और अमेरिकन कांग्रेस नाराज हुई कि भाई ये इंडिया कैसा मुल्क है, एक तरफ हम उसे इकोनॉमिक एड दे रहे हैं, हम उसे PL 480 के तहत आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उसे हम खाद्यान्न दे रहे हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें ही पलट के काट रहा, हम पर ही वॉर कर रहा। तो ये बड़ा अजीब स्थिति थी। उस समय तक 53 में स्टालिन था सोवियत रूस में, तो स्टालिन के साथ भी भारत के अच्छे संबंध नहीं हुए, क्योंकि स्टालिन भी कोई भारत के प्रति झुकाव नहीं दिखा रहा था, परंतु वो बहुत हद तक न्यूट्रल था। खैर चलिए, ट्रूमैन का एरा गया और तब आया आइजनहावर। आइजनहावर और जवाहरलाल नेहरू, अब यह एक नया एरा आने वाला था। ये नया एरा आने की वजह यह है कि कोई फंडामेंटल चेंज तो पंडित नेहरू ने किया नहीं। वो उनका अपना गुटनिरपेक्षता का आदर्श बना रहा, चाइना के साथ उनके संबंध बने रहे। बल्कि 1900 में आपको बताऊं एक घटना, 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था, नाम सुना होगा, बहुत फेमस सम्मेलन है। उसमें खासकर चीन के रिप्रेजेंटेटिव को जवाहरलाल नेहरू ने बांडुंग में बुलाया था, चाउ एन लाई को। उस समय तक चीन को थर्ड वर्ल्ड के, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो एशियन कंट्री ने एक तरह से बाइकआउट किया हुआ था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री था। लेकिन पंडित नेहरू ने एक तरह से उस सम्मेलन में चाइना को मान्यता दिलाया। इसको उनकी एक कूटनीतिक भूल मानी जाती है। वो बड़ा इवेंटफुल रहा। वो उसमें जब वो एक एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरक्राफ्ट भेजे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव को लाने के लिए, तो उसमें ब्लास्ट हो गया उस क्राफ्ट का और मिड एयर में, और उसमें बहुत अजीब सी घटना हुई। बाद में पता चला कि भाई शायद इसमें पॉसिबली ताइवानियों का हाथ है, तो ये सब घटना हुई। लेकिन चलिए, वो सब सेटल हो गया। तो ये जिस तरह से बांडुंग सम्मेलन में वो चाइना को सम्मानित कर रहे थे, तब तक एक घटना सोवियत रूस में भी हो चुकी थी। सोवियत रूस में स्टालिन 1953 में जा चुका था, और अब जो एक नया हेड ऑफ सोवियत रशिया आया, उसका नाम था ख्रुश्चेव। ख्रुश्चेव का नजरिया स्टालिन से अलग था। वो भारत के प्रति थोड़ा वार्म था, उसमें एक तरह की गर्माहट थी। और सबसे बड़ी बात है कि सोवियत रूस से भारत, देखिए जवाहरलाल नेहरू तो गुटनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, सोशलिज्म से उनका इंक्लिनेशन था, लेकिन यह भी तो है कि वो वेस्टर्न कल्चर के प्रोडक्ट थे। तो सोवियत रशिया से उनकी जो थोड़ी सी जो सहमति बन रही थी, इसकी वजह यह हो रही थी कि सोवियत रूस, उनके न्यूट्रलिटी से सोवियत रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सोवियत रूस काफी पेशेंस दिखा रहा था कि ठीक है, आप गुटनिरपेक्ष रहिए, हमें जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे, आप गुटनिरपेक्ष रहिए। यूएसए का तो कि आप अगर आप गुटनिरपेक्ष है, इसका मतलब हमारा विरोधी है। तो अब इसका क्या मिडल कोर्स होगा? या तो आप गुटनिरपेक्षता छोड़िए, तभी यूएसए से आपके अच्छे संबंध होंगे। और यूएसए ने जो, और ब्रिटेन ने जो एक काम किया जिसे जवाहरलाल नेहरू को सबसे गहरा सदमा लगा, वो ये था, जो ट्रूमैन के समय की बात है, मैं तो आइजनहावर में बढ़ गया। आपको याद होगा कि कश्मीर का जो मुद्दा आया, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, और जब ये मामला लेकर यूएनओ में गए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यूएनओ, यूएसए और ब्रिटेन के प्रभाव में आकर यूएनओ ने पाकिस्तान को फेवर कर दिया। और ये जो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, ये टाइटल को भी बदल के, मतलब एक टर्म इन्होंने देने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन टू इंडियन रीजन, पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन रीजन। उस टाइटल को बदल के कर दिया गया इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू चकित है कि भाई डिस्प्यूट क्या है, ये तो क्लियर कट टाइटल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां के पॉपुलर पार्टी का भी समर्थन है, लेकिन यूएसए के इस नजरिए से बहुत काफी आहत हुए इस घटना से कि भाई इन वेस्टर्न कंट्रीज का नजरिया सही नहीं है। तो इस कारण से भी दोनों के बीच मतभेद हो चुका था। और फिर इसके बाद अमेरिकन को इनके गुटनिरपेक्षता से डाउट था, तो थोड़ी दूरी नेचुरली बन चुकी थी। और सोवियत रूस के साथ उनका इसलिए थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठ रहा था कि पहली बात तो उनके साथ हुई कि सोवियत रशिया फिर भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार था, भारत की शर्तों पर। अब गुटनिरपेक्ष हैं, हम आपके साथ हैं, मैंने हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात हुई कि उस समय कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत रूस ने भारत को खुला समर्थन दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का, इंडिया का अंग है।
और इतना ही नहीं, 1955 में जब खुश्चेव ने इंडिया का दौरा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत रूस का दौरा किया, तो बहुत दोनों के बीच अचानक से गर्माहट हो गई। और उसके बाद जो भिलाई कारखाना है उसका जो निर्माण सोवियत रूस ने शुरू किया, भिलाई जो आयरन स्टील कंपनी है, तो इससे दोनों के बीच प्रगाढ़ता और भी बढ़ती चली गई। और सबसे बढ़कर कश्मीर के मुद्दे पर जो वीटो था, जैसे इंडिया को दबाव पड़ता था कि आप जनमत संग्रह करवाइए, तो जनमत संग्रह में वीटो लगाने वाला सोवियत रूस था। और रशियन वीटो के कारण इंडिया का फेस बहुत हद तक बचा। तो इसलिए कि नेचुरली इंडिया सोवियत रूस के पास जा रहा था, जबकि ऐसी इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। और यूएसए का जो टफ अप्रोच था, उसका जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच था, ड्यू टू दिस फैक्टर धीरे धीरे इंडिया जा रहा था और इसको कोई रोक नहीं पा रहा था। तो इस तरह से 1955 तक बीता। अब एक घटना हुई जिसमें अब मैं आपको आइजनहावर के टाइम में लाता हूं। ये घटना एक नया ब्रेक थ्रू आया दोनों के रिलेशनशिप में। घटना यह हुई कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब आप पढ़ेंगे तो अलग तरह की घटना लगेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ी अहम घटना है, और वो घटना जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर होगी तो उसको ध्यान रखोगे। एक घटना है, आपने नाम सुना होगा, सुएज कैनाल क्राइसिस। सुएज कैनाल क्राइसिस इंटरनेशनल रिलेशन में शायद मैंने इस पर कोई लेक्चर नहीं दिया है, क्योंकि मेरा जो अधिकांश लेक्चर होता है, जैसे लोग टॉपिक स्पेसिफिक पसंद करते हैं। मैं टॉपिक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं सुनाता हूं कि वो एक रात में जुगनू पकड़ने के बराबर एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर मैं क्या करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि टॉपिक को इंटीग्रेटेड करके बताऊं। टॉपिक तो अगर सिंगल टॉपिक पढ़ना है तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, मैगजीन में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो उसको जोड़कर पढ़ना होता है तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं मिलता है पूरी कहानी, और मिलता है तो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि स्टूडेंट्स के लेवल पर फिर उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह के लेक्चर को ज़्यादा प्रेफर करता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे सुएज कैनाल क्राइसिस है, ये 1956 में हुआ है। और ये क्राइसिस की फीचर ये है कि पहले यूएसए से पहले एक जो दुनिया का सुपर पावर था वो ब्रिटेन हुआ करता था, लेकिन ये सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ उसके बाद दुनिया का सुपर पावर यूएसए हुआ और ब्रिटेन का पतन हो गया, क्योंकि ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया। क्योंकि मिस्र ने, उसकी अपनी एक अलग कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहूंगा। कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इस पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। तो पूरे विश्व में उसकी आलोचना हुई, और सबसे बढ़कर है कि स्वयं आइजनहावर, जो कि उसको अपने देश में, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसको अपने यहाँ चुनाव होने वाला था, तो आइजनहावर भी इस कदम का विरोधी हो गया। और यूएसए को मौका भी मिल गया कि अभी हम अंतर्राष्ट्रीय मंच से अब धीरे से हम ब्रिटेन को हटाएं, क्योंकि ब्रिटेन वैसे भी अब जो पुराना साम्राज्य है उसका कब्र मात्र रह गया था। तो उसको ऐसा लगा कि पूरी अभी पश्चिम एशिया, अरब क्षेत्र पर ब्रिटेन अपना एक दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। सुएज कैनाल में ब्रिटिश प्रतिष्ठा और शक्ति को गहरा धक्का लगा। ये मामला यूएनओ में आया और अमेरिका ने भी वोटिंग किया ब्रिटेन के अगेंस्ट में, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के अगेंस्ट में। और आपको आश्चर्य होगा, उसी समय आइजनहावर पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीब आया 56 में। उनको इंटरलोकुटर की तरह यूज किया, कहा कि आप कर्नल नासिर से बात करिए और आप सोवियत रूस से बात करिए, इसका मिलकर एक निराकरण करिए, हम आपके साथ हैं। तो उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए खुश हुए क्योंकि उनकी पहली बार उनका और अमेरिका का लक्ष्य एक हुआ था किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ काम किया। फिर आइजनहावर ने नेहरू से रिक्वेस्ट भी किया कि मिस्र में सेना भेजनी है, एक शांति सेना, इसलिए इंडिया से भी आप सेना दीजिए। और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध उस समय हुए, और 56 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने यात्रा की यूएसए की। दोनों के बीच बहुत, वो जो पिछली यात्रा थी 1949 में, उसका तो बड़ा ही बीटर एक्सपीरियंस रहा था। 56 की यात्रा बड़ी सुखद रही, दोनों के बीच अच्छी सहमति रही। आइजनहावर ने PL 480 के तहत जो आर्थिक सहायता है वह भी बढ़ा दी, और कुल मिलाकर दोनों के बीच संबंध, कोई बहुत मौलिक फंडामेंटल चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच संबंध कुल मिलाकर अच्छे ही रहे। हालांकि उस समय एक दो मुद्दे और भी था, जैसे सोवियत रूस ने उसी समय हंगरी में सेना भेजी थी, तो वहाँ पर एक क्राइसिस हुई थी, हंगरी क्राइसिस, लेकिन उसको जवाहरलाल नेहरू ने आलोचना नहीं की। तो जो फंडामेंटल जो फॉरेन पॉलिसी है यूएसए का और इंडिया में कोई चेंज नहीं आया, विशेषकर इसलिए कि उसी समय 1955 में
आइजनहावर के समय ही एक घटना है कि जब बगदाद पैक्ट बना, जिसको आप सेंट्रो कहते हो, जिसका पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया, और 1954 में सीटो बना, उसका भी पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया। वियतनाम युद्ध चल रहा था और भारत की सिंपैथी वियतनाम के साथ थी, तो दोनों के बीच कोई फंडामेंटल सहमति फिर भी नहीं बनी, दोनों के बीच दरार रही। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यह चलता रहा इसका 53 से। अब 1960 में आगे आ जाएगा जॉन एफ कैनेडी। इसके बाद आकर लगता है कि दोनों के संबंधों में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। 1960 में जब जॉन एफ कैनेडी का आगमन हुआ तो दोनों के संबंधों में ब्रेक थ्रू हुआ, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी इंडिया लवर था। वो पहले सीनेटर था, इंडिया के प्रति उसका स्वाभाविक रुझान था, और संयोग ऐसा था कि जॉन एफ कैनेडी का जो उसका हार्वर्ड का उसका जो टीचर था वो था के गालब्रेथ, जो प्रोफेसर थे और जिसे पढ़ चुका था जॉन एफ कैनेडी। और बाद में जब वो सीनेटर बना था तो उसी प्रोफेसर को अपने एडवाइजर के रूप में लिया, और फिर जब वो प्रेसिडेंट बना तो इंडिया का एम्बेसडर बना के गालब्रेथ को भेजा। और के गालब्रेथ एक नेचुरली उसका इंक्लिनेशन इंडिया के प्रति था, वो इंडिया के प्रति बहुत झुकाव रखता था, मतलब ही वॉज हैविंग द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना, जॉन एफ कैनेडी का प्रेसिडेंट होना, के गालब्रेथ का इंडियन एम्बेसडर होना, मतलब ये एक तरह से दोनों के संबंधों का गोल्डन एरा था। जॉन एफ कैनेडी के समय फिर जो इंडिया को इकोनॉमिक पैकेज है वो भी बढ़ा दिया गया, और दोनों के बीच सहमति पर आधारित पॉलिटिक्स चल रहा था। हालांकि फंडामेंटल जो डिफरेंस है नॉन अलाइनमेंट होने का वो तो है, उसमें तो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया है। तो अब इसी क्रम में आप देखेंगे तो जब एक घटना हुई है जिसको आप चाइनीज वॉर कहते हो, और चाइनीज वॉर में जो स्वयं जवाहरलाल नेहरू को इस बात का अनुमान नहीं था जो चाइना उनके साथ इस तरह करेगा, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ टेक्निकल मिस्टेक उनके साइड से भी हुआ था, अब उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उसकी कहानी फिर अलग हो जाएगी। कुछ टेक्निकल मिस्टेक वह किया था कि वो मिलिटरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अपना ली, मैंने चीनियों को खदेड़ दो। तो जब चाइना को पुश करने इंडियन आर्मी गई तो वो उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा और चाइना ने फुल फ्लेजेड हमला कर दिया। अब मुद्दा ये हमला हुआ अक्टूबर 1962 में, और चाइना की ये सधी हुई सी चाल थी, क्योंकि देखो आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक घटना और भी याद करनी है। जब 62 ने चाइना ने जब हम पर हमला किया था, उस समय स्वयं यूएसए एक बड़ी समस्या में उलझा हुआ था, वह था क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। वो भी उसी समय अक्टूबर 1962 में ही चला था, जब क्यूबा में जब सोवियत रूस ने अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्र लगा दिए थे, और जॉन एफ कैनेडी ने इसे बड़े गंभीरता से लिया, और फिर उसने सोवियत रूस को चेतावनी दी कि आप अपने इस परमाणु हथियार को हटाओ, और उसने फिर मुनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और सोवियत रूस ने मना किया। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ वो जहाजों पर नए प्रक्षेपास्त्र लेकर फिर क्यूबा में लगाने के लिए भेजा। तो उसको अमेरिका ने उसको एक अमेरिकी जो परमाणु जहाजी बेड़ा है, जो उसके न्यूक्लियर शिप्स थे, उसने उसको चारों तरफ से एक बैरिकेड लगा दिया कि हम आपको नहीं आने देंगे। तो अटलांटिक महासागर में उस समय परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, इधर चाइना इंडिया पर हमला किया हुआ था। और चूंकि सोवियत रूस, मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सोवियत रूस एक कम्युनिस्ट कंट्री था, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो दोनों एक तरह से बड़ा भाई और छोटा भाई था, लेकिन दोनों भाइयों में बनती नहीं थी, दोनों के बीच गहरा मतभेद था अंदर ही अंदर। लेकिन वो पश्चिमी देशों को यह मतभेद नहीं पता चलने देता था। लेकिन चीन इस बात को समझ रहा था कि सोवियत रूस की इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है कि सोवियत रूस वॉर के समय थोड़ा बहुत इंडिया को ही फेवर कर दे। इसलिए वो जान रहा था कि सोवियत रूस अभी विपत्ति से घिरा हुआ है, वह यूएसए के साथ उलझा हुआ है, वो कभी भी इंडिया को फेवर नहीं करेगा, वह कुछ थोड़ा वो झुकाव हमारी तरफ दिखाएगा, क्योंकि उसे हमसे सहायता की उम्मीद होगी। और वह यह भी इस बात को बखूबी जानता था कि यूएसए अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि इंडिया को प्रॉम्प्टली कोई हेल्प नहीं दे पाएगा। और उसने इंडिया पर हमला किया, और धीरे धीरे स्थिति खराब हो रही थी, खासकर नवंबर के समय। जब 19 नवंबर तक स्थिति इतनी खराब हो गई
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएसए के प्रेसिडेंट को थोड़े अंतराल के साथ 2 पत्र लिखे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तो जनाजा निकल गया, उसकी तो धज्जियां उड़ गई, क्योंकि उन्होंने खुले शब्दों में मिलिट्री सहायता मांगी। अब वो जो सहायता उन्होंने मांगी, अब बताइए कि मैंने जब एक पुस्तक में पढ़ी तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। बीके नेहरू, उस समय बीके नेहरू इंडियन एम्बेसडर थे यूएसए में। तो वो जब अमेरिकन एम्बेसी में थे इंडियन एम्बेसडर, तो उसी समय घटना, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू का जो पत्र गया तो एम्बेसी के माध्यम से मिलना था प्रेसिडेंट को, जॉन एफ कैनेडी को। तो जब वो पत्र को बीके नेहरू अकेले में बैठकर पढ़े, विशेषकर जो सेकेंड वन पत्र, तो उसके बाद वो रो पड़े, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इतना ज्यादा यूएसए को मतलब रिक्वेस्ट किया हुआ था और इस तरह से उसके सामने विनीत बने हुए थे और सहायता के लिए याचना कर रहे थे कि बीके नेहरू ने उस लेटर को दबा लिया और यूएसए को तो दे दिया, लेकिन अपनी एम्बेसी के बाकी मेंबर्स को पता नहीं चलने दिया कि कहीं दुनिया में लीक न हो जाए कि पंडित नेहरू को किस तरह से यूएसए से सहायता लेनी पड़ी। लेकिन उस समय के गालब्रेथ के होने से इंडिया का फेस सेविंग हुआ। हालांकि मैं आपको बताऊं कि वहां पर यूएसए में भी 2 तरह के थे। जैसे अमेरिकन कांग्रेस थी, वो इंडिया में अधिकांश जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो इंडिया के विरोध में थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि इंडिया की जो गुटनिरपेक्षता है वो प्रो रशियन है और यहाँ प्रेसिडेंट का जो इंस्टीट्यूशन था और प्रेसिडेंट के जो अपने ब्यूरोक्रेसी थी वो प्रो इंडियन सिंपैथाइजर थी। स्वयं अमेरिकन राजदूत वो इंडियन सिंपैथाइजर थे। तो एक उस समय अमेरिकन एक सीनेटर थे और वही वो लेटर ले जाकर, वो सीनेटर नहीं, एक ब्यूरोक्रेट में ही एक अधिकारी था अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी का जो एंटी इंडियन था। उसने एक लेटर लिया और लेटर ले जाकर प्रेसिडेंट को दिया। उसके बाद उसने व्यंग कसा कि अरे चर्चिल ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अकेला जर्मनी को 2 वर्ष तक संघर्ष करके थामे रखा और इंडिया चाइना को 2 वीक तक नहीं थाम सका और उसको इतनी अमेरिका से याचना करनी पड़ी सहायता के लिए। तो बताइए इंडिया के लिए कितना ह्यूमिलेटिंग पल रहा होगा। खैर एनीवे, यूएसए ने अपना कुछ एयरक्राफ्ट भेजा, कुछ वेपन्स भेजे और यूएसए का 21 नवंबर को एयरक्राफ्ट और वेपन्स आए और 21 नवंबर को चीन ने यूनिलैटरली युद्ध विराम की घोषणा कर दी, क्योंकि चाइना को अब लगा कि अब यूएसए की सहायता मिलेगी। और ब्रिटेन को भी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने एक लेटर लिखा था, तो ब्रिटेन भी यूएसए के साथ खड़ा था। अब वैसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान ने विरोध करना शुरू कर दिया और यूएसए और ब्रिटेन को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि अगर आप इंडिया को हथियार देंगे तो हमारा आपका संबंध टूट जाएगा। अब यूएसए प्रेशर में आ गया जॉन एफ कैनेडी और विशेषकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उसमें मैकमिलन था, उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब इंडिया पर दबाव पड़ने लगा कि अब कश्मीर में डील करिए, तो कश्मीर में डील करिए। तो अब देखिए, अब जिस समय जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को सहायता की थी तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि फिर इंडिया और अमेरिका के बीच इस तरह का इक्वेशन बन जाना चाहिए था। क्यों नहीं बना? तो इसलिए नहीं बना क्योंकि यूएसए ने अपना सारे किए दिए पर पानी फेर दिया। उसने तुरंत इंडिया पर यह दबाव कसना शुरू कर दिया कि यू हैव टू मेक अ डील विथ पाकिस्तान ऑन कश्मीर, टिट फॉर टैट। अब जो भी इंडिया को सिंपैथी यूएसए से होती है, यूएसए के प्रति जो भी सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता वो नहीं आ सका क्योंकि इन कारणों से धुल गया। खैर एनीवे, ये एरा गया। उधर जवाहरलाल नेहरू भी सदमे को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सके। उससे पहले ही जॉन एफ कैनेडी का एसेसिनेशन हो गया, हत्या हो गई। ये जो दिन है वो चले गए, समाप्त हो गए, क्योंकि अब जॉन एफ कैनेडी का जो सक्सेसर आएगा वो बहुत हार्डलाइनर होगा और इंडिया से दूरी बढ़ेगी। और वह कौन होगा तो आप लोग भली भांति उसको जानते होंगे, वो होगा निक्सन। तो निक्सन का आगमन हुआ और जब निक्सन आता है तो निक्सन का एरा दोनों के संबंध, सॉरी आई हैव मिस्ड वन नेम, मेकिंग ए करेक्शन, नॉट निक्सन। अब इसका जो सक्सेसर आया वो आया लिंडन जॉनसन। वियतनाम वॉर चल ही रहा है। वियतनाम वॉर ने कितने प्रेसिडेंट का काल देखा? तो 4 प्रेसिडेंट का, आइजनहावर, जॉन एफ कैनेडी, लिंडन जॉनसन एंड निक्सन। तो लिंडन जॉनसन आया और लिंडन जॉनसन
फ्री सोसाइटी की बात करने लगा। और लिंडन जॉनसन से उस समय जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री आए तो लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत समय तक रहे नहीं। उसी समय 1985 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। तो पाकिस्तान से वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट दे दिया, पराजित कर दिया। तो पराजित कर दिया, उसके बाद तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ से ताशकंद समझौता के लिए गए और ताशकंद समझौते में उनके डेड बॉडी ही आया तो अधिक समय तक रहे नहीं। और तुरंत उसी समय उनके सक्सेसर के रूप में इंदिरा गांधी आ गई। उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, इंदिरा गांधी किस परिस्थिति में आई, जो हम यहाँ पर उसको डील नहीं करना चाहेंगे। तो इंदिरा गांधी आ गई। तो इंदिरा गांधी के आगमन के बाद फिर अब लिंडन जॉनसन से अब इंदिरा का डीलिंग होना है। वैसे मैं आपको बताऊं कि लाल बहादुर शास्त्री का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि जो अमेरिका का PL 480 के तहत जो आर्थिक सहायता मिलती थी, अनाजों से सहायता, तो उस पर थोड़ा सा वो अपना स्ट्रिंग्स कसना शुरू कर दिया था। और विशेषकर जब पाकिस्तान को इंडिया ने डिफीट दिया था तो उसमें एक टर्म यूज किया जाता है, आप लोग भी कहीं न्यूज़पेपर में कभी कभी देखोगे, शिप फॉर माउथ। शिप फॉर माउथ का मतलब यह है कि एक तरह से USA ने इंडिया को चेतावनी दी कि भाई आप चाहते हो कि आपके मुंह तक अनाज पहुंचे, शिप फॉर माउथ, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारे साथ ट्यूनिंग बैठाना पड़ेगा। तो इस बात से लाल बहादुर शास्त्री के स्वाभिमान को कहीं धक्का लगा। तो एक बहुत फेमस नारा आप सुनते हैं, जय जवान जय किसान। क्यों? उन्होंने कहा कि जवानों ने तो हमारी नाक ऊंची कर दी बैटलफील्ड में पाकिस्तान को शिकस्त देकर, अब किसान हमारे सर को ऊंचा करेंगे, क्योंकि इतने अनाज उपजाएंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शान के साथ इस तरह के ब्लैकमेल को काउंटर कर पाएंगे। तो जय जवान जय किसान का जो फेमस स्लोगन है वहीं से। आर यू क्लियर? तो और यही हरित क्रांति का भी आधार बना है। हालांकि हरित क्रांति के लिए उनके पास वक्त नहीं रहा, 66 में तो उनका डेथ हो गया। तो हरित क्रांति तो वास्तव में इंदिरा गांधी के समय ही आगे बढ़ पाई, लेकिन उसकी नींव उन्होंने डाल दी थी। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री को जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी पहले USA की यात्रा की। USA से उसको बहुत उम्मीद थी कि USA उसको कुछ सहायता करेगा। और लिंडन जॉनसन बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो करते थे फ्री सोसाइटी और वगैरह वगैरह, और अपने को बहुत प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट के रूप में चित्रित करते थे। तो इंदिरा गांधी को उम्मीद जगी कि चलो, मैं आपको लिंडन जॉनसन से परिचित नहीं कराया, ये जॉन F कैनेडी है, इनको भी नहीं दिखाया था, बीच में इनका एरा आया। और इसके बाद आते हैं लिंडन जॉनसन जो इंदिरा गांधी के साथ हैं। तो ये जब लिंडन जॉनसन आए तो इनको कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ये सहायता करेंगे और कुछ ना कुछ इंडिया के फेवर में करेंगे। लेकिन जब लिंडन जॉनसन आए तो इनका नजरिया थोड़ा सा अलग रहा। ये इंडिया को एक तरह से शर्त देने की कोशिश की कि अगर आप चाहते हो कि हम PL 480 की सहायता आपको जारी रखें या हमसे आप अन्य प्रकार की रियायत की उम्मीद करते हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको हमारा समर्थन करना होगा। विशेषकर वियतनाम युद्ध में इंडिया का एक क्रिटिकल अप्रोच रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी ने उनसे कुछ सहायता की उम्मीद की, विशेषकर इंडिया उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस में था। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इंडिया को आर्थिक सहायता मिले, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह को थोड़ा दूर कर सके। तो तय हुआ कि चलो कोई नहीं, $9 मिलियन का कर्ज IMF देगा। लेकिन IMF ने इंडिया को शर्त दे दी अमेरिका के सुझाव पर कि आप अपने करेंसी को डिवैल्यू करिए। और इंडिया ने लगभग 35.5 पॉइंट अपने करेंसी, या 37% भी कुछ डेटा में मिलता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, रुपया का अवमूल्यन किया UNO के IMF के दबाव पर। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा कि IMF की आर्थिक सहायता नहीं मिली। इसके बाद इंदिरा गांधी को अमेरिका से काफी धक्का लगा और वही समय है कि उसकी दूरी USA से बढ़ती चली गई। और उस समय मैं आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं समझा सकता, कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी दिशा ऐसी हो गई कि इंदिरा गांधी नेचुरली समाजवादी होती चली गई। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसकी लड़ाई चल रही थी मोरारजी देसाई और उनके गुट से, जिसको कहते हैं संगठन कांग्रेस।
तो संगठन कांग्रेस का दृष्टिकोण पूंजीवादी था। तो संगठन कांग्रेस के विरुद्ध भारत के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूंजीवादी अमेरिका के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने समाजवाद का नारा दिया। वही समय उसका 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम आएगा और सोवियत रूस के प्रति इंदिरा गांधी का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से लिंडन जॉनसन का एरा आपने देख लिया। अब इसके बाद आएगा निक्सन का एरा। अरे प्रेसिडेंट निक्सन छूट गया, वो मैं व्यक्ति तो नहीं दिखा सका उसका नाम। तो जो प्रेसिडेंट निक्सन है, प्रेसिडेंट निक्सन के समय आप आते हो तो यहां आकर यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच और भी दूरी बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि 1971 में आपने देखता है बांग्लादेश का वॉर, और उससे पहले मैं एक घटना आपको बता दूं। जो यूएसए है वो, इस घटना को जानना मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी को जानना चाहिए कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आप जानते हो, चाइना, और आप यह भी जानते हो कि रशिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इन दोनों को बड़े भाई और छोटे भाई की तरह होना चाहिए था, लेकिन नहीं। दो घटना ऐसी हुई। एक घटना कहते हैं ताइवान क्राइसिस, ताइवान जल अनुबंध क्राइसिस। अब उसको मैं ब्रीफ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं विषयांतर हो जाऊंगा। और दूसरी घटना हुई कि सोवियत रूस और चीन के बीच सीमा विवाद हो गया, और वो उसूरी रिवर है, दोनों का बाउंड्री था। तो चाइना की जो पुरानी आदत है कि अपने पड़ोसी के लैंड को इंक्रोच करो, तो उसने सोवियत रूस के साथ भी बल प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन सोवियत रूस से तो उससे काफी पावरफुल था, तो सोवियत रूस ने उसको पीटकर पीछे हटा दिया। तो सोवियत रूस से पीटने के बाद वो बहुत अपने आप में बहुत ही दुखी चल रहा था सोवियत रूस से, और इस बात को तार लिया यूएसए ने। उसी समय यूएसए का एक बड़ा ही प्रसिद्ध डिप्लोमेट है जो अभी भी जीवित है और बहुत दीर्घायु है, हमको लगता है कि वो 100 टच करेंगी उनकी उम्र, हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर का नाम सुना होगा। वो बहुत बड़े चाइनीज लवर हैं और वो एक तरीके से बहुत बड़ी चाइना के समर्थक हैं। तो हेनरी किसिंगर ने पहली बार निक्सन को सुझाव दिया कि समय आ गया है कि यूएसए चाइना को अपने साथ करके अब कोल्ड वॉर में स्थिति मजबूत कर ले, सोवियत रूस कमजोर हो जाएगा। तो 1971 में हेनरी किसिंगर ने चीन की यात्रा की, माओ सेतुंग से वार्ता की, माहौल बनाया, और तब निक्सन की यात्रा उसने चीन कराई, और चीन और यूएसए के बीच हनीमून का पीरियड आरंभ हो गया। अब चीन की अवसरवादिता देखिए। चीन ये 1971 से लेकर 1989 तक, चीन कम्युनिस्ट चाइना यूएसए के कैंप में रहेगा 71 से 89 तक, और 71 से 89 तक जितनी सहायता उसको लेनी है यूएसए से, तकनीकी सहायता लेगा। यूएसए सोच रहा था, उसका अपना दांव था कि भाई चाइना के पास ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी तकनीकी से और वहाँ पर अपने इंडस्ट्री को बैठा के और अपना विकास करेंगे। और चाइना ने अमेरिकन तकनीकी से अपना विकास करना शुरू कर दिया, और अमेरिका की मदद से चाइना आज आर्थिक सुपर पावर हुआ। मैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारे कुछ जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में एक अफसोस की भावना आती है। आप तक मैं उनके अफसोस की भावना को पहुंचा दूं। यह तो सोशल साइंस है, क्या स्टैंड लेना है आपको तय करना। उनके अफसोस की भावना यह है कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो हमें गुटनिरपेक्ष होने की क्या आवश्यकता थी। हम अमेरिका के साथ अपना संबंध बना लेते, यूएसए के साथ, और यूएसए के साथ संबंध बनाकर और हमें बहुत सारे लाभ लेते और हमारी तरक्की होती, हम एक पावर बन जाते हमारे पास। अब बताइए, अगर यूएसए का हम अगर कैंप में जाते तो पहले वो जगह जगह अपने सैनिक अड्डे बनाते। और एक चाइना को छोड़िए, तो चाइना की तरक्की हुई, उसको मैं केवल यूएसए की तकनीकी को श्रेय नहीं दूंगा। चीन का अपनी एक कहीं ना कहीं चीन का अपना एक कह सकते हो कि नेशनल इथोस भी ऐसा था जो तरक्की के लिए आगे बढ़ा। नहीं तो पाकिस्तान से लेके सऊदी अरेबिया, इजिप्ट को देखिए, चाइना को देखिए। अब चाइना तो खैर चलो फिर भी लाभान्वित हुआ, उसके बाकी पार्टनर्स को देखिए। अफगानिस्तान से जिस तरह से अनसेरेमनियसली वो भागा है, तो यूएसए कितना रिलायबल पार्टनर है। इराक को डिस्टर्ब कर दिया, अफगानिस्तान से उसको एग्जिट
होकर भागना पड़ा। आपकी पीढ़ी तो कम से कम अपनी आंखों से देखी है कि कैसे अशराफ गनी जो अफगानिस्तान का प्रधान था और रातों रात अपना सिर्फ चप्पल और कपड़ों में भागा था यहाँ से। और वो स्थिति हुई, यूएसए कितना अनरिलायबल पार्टनर है, तो हमें कितना उसका लाभ मिलता हो तय करना कठिन है। कुछ एक्सपर्ट्स को यह भी अफसोस होता है कि अगर हम यूएसए के कैंप में रहते तो कश्मीर इंडिया का होता, क्योंकि वो यूएनओ में कश्मीर इंडिया के पक्ष में ला देता। ये सब भविष्य के गर्भ में है, ये सब अतीत के गर्भ में है। क्या नहीं होता तो क्या होता, इतिहास में इसके लिए बहुत कम जगह होती है। और इस तरह की अटकलबाजियां तो जीवन भर चलती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता, क्यूबा मिसाइल संकट नहीं हुआ होता, स्वेज नहर संकट नहीं हुआ होता, तो हिस्ट्री में इस तरह की बातें चलती रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो इस तरह से आप देखते हैं तो निक्सन उसके बीच अब हनीमून का पीरियड शुरू हो गया। और तब आपको मैं बता दूं कि ये आज यूएसए घड़ियाली आंसू बहाते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर। स्वयं यूएसए ने चीन से रिक्वेस्ट किया कि आप पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनवाइए। ये इसका सुझाव था कि हेल्प पाकिस्तान टू मैन्युफैक्चर द न्यूक्लियर वेपन्स। तो अमेरिकन ब्रेन चाइल्ड है और चाइना की सहायता से बना। अब इस समय जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का जब बांग्लादेश के मुद्दे पर जब 1971 का वॉर होने वाला था, तो यूएसए का नजरिया और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती हुई थी, और पाकिस्तान और यूएसए और चीन के बीच दोस्ती हुई, और पाकिस्तान यूएसए और चीन की जो तिकड़ी बनी, उसमें इंदिरा गांधी सतर्क हो गई कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब एक तरह से समझे तो गुटनिरपेक्षता नाम मात्र का रह गया, क्योंकि 20 इयर्स की ट्रीटी इंडिया ने सोवियत रूस के साथ कर ली, मैत्री संधि। ये एक तरह से सीक्रेट मिलिट्री अलायंस हो गया, जबकि ऊपर से इसका कहीं भी सैनिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इंडिया अपने औपचारिक रूप में गुटनिरपेक्ष ही बना रहा, परंतु व्यावहारिक रूप में इंडिया का नजरिया बदल चुका था और उसका व्यवहार बदल चुका था। तो ये जो ट्रीटी हुई, इसका फायदा भारत को मिला। बांग्लादेश वॉर में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने सफलता पाई और पूरी तरह से पाकिस्तान को सरेंडर पर हस्ताक्षर करके इंडिया को देना पड़ा। इतनी बड़ी, और उस समय यूएसए निक्सन इतना बेचैन हुआ अपने पार्टनर को डिसग्रेस होते देखकर कि यूएसएस इंटरप्राइज नामक अपना एक परमाणु शिप उसने बंगाल की खाड़ी में भेज दी। लेकिन सोवियत रशिया के काउंटर के डर से यूएसए को भी रुक जाना पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा। तो उस समय सोवियत रूस की जो मित्रता है हमें बड़ी काम आई, और हम 1971 के वॉर तक हो गए। लेकिन यूएसए के साथ हमारे संबंध, जो हमारा आर्थिक सहायता अब तक जो मिलती आ रही थी 51 के साथ, उस 70 में जाकर या 80 तक पहुंचते पहुंचते नहीं के बराबर हो गई और यूएसए से हमारी दूरी बन गई। तो ये निक्सन का एरा हुआ। अब उसके बाद प्रेसिडेंट तो आते और जाते रहे, आप जानते हो। जिमी कार्टर आए, और तो कई प्रेसिडेंट आए, लेकिन उसके समय कोई इस तरह की हुई नहीं। इसके बाद अब जो एक नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, वो प्रेसिडेंट रीगन भी आए 1984, 80 से लेकर 84 फिर 88 तक 2 टेन्योर वो भी रहे। तो राजीव गांधी, उस समय इंदिरा गांधी तो खुद भी रीगन के टेन्योर में वो भी थी, और उसका जब असैसिनेशन हुआ मिसेज गांधी का 84 में, तो फिर उसके बाद राजीव गांधी आए। तो राजीव गांधी ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, और दोनों के बीच कुछ न कुछ तकनीकी के मुद्दे पर भी और परमाणु हथियार समाप्त करने की भी बात चल रही थी। भारत की इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को खोलने की तो पहले कोशिश राजीव गांधी ने ही की थी, लेकिन राजीव गांधी को ऐसी सफलता नहीं मिली, क्योंकि फिर तो उनकी सरकार गिर गई। 89 में चुनाव में हार गए, तो फिर 89 में फिर अपोजिशन की सरकार बनी, फिर लेकिन वो सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी, और 91 में फिर मध्यावधि चुनाव हो रहा था। उसी चुनाव के मध्य प्रचार करते हुए राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई। तो उनकी हत्या के बाद तो 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, जिसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इंडिया में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ 1991 में। और जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, और उसी समय 91 में एक घटना हुई कि सोवियत रूस का विघटन हो गया। सोवियत रूस के विघटन के बाद इंडिया आरक्षित हो गया, क्योंकि उसका वह पार्टनर चला गया।
अब देखिए क्या संयोग है, कभी कभी हमें लगता है कि 20 इयर्स की मैत्री संधि इंडिया ने की थी। लगता है कि जब 71 में ट्रीटी हो रही थी तो क्या इंडिया को इस तरह का फोरकास्टिंग थी कि 91 तक जाकर सोवियत रूस उसके बाद आगे रहेगा नहीं। 91 में सोवियत रूस समाप्त हुआ। इधर सोवियत रूस के समाप्त होने के बाद भारत को अब वो समाजवादी जो बंधन है वो रहा नहीं, सोवियत रूस का पार्टनरशिप भी नहीं रहा, हथियारों पर जो सोवियत रूस की निर्भरता थी वो भी कम होने लगी। हालांकि मिलते रहे लेकिन सोवियत रूस का जो पुराना कमिटमेंट था वो कमिटमेंट पर अब रूसी गणतंत्र, क्योंकि सोवियत रूस तो अब रहा नहीं, अब तो 15 गणतंत्र हो गए, तो जो रूसी गणतंत्र था वो पुराने वाले कमिटमेंट का कोई खास प्रोमिसेस नहीं कर रहा था। इधर जब इंडिया का इकोनॉमी एक्सपेंड किया तो इंडिया का इकोनॉमी एक्सपेंड करने पर जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां थी और जो पश्चिमी देश थे, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको इंडिया में एक पोटेंशियल मार्केट नजर आने लगा। उधर जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस समाप्त हो गया, सोवियत रूस का विघटन हो गया, यूएसए को अब चीन जैसे बफर की जरूरत नहीं रही, तो चीन भी नेग्लेक्टेड हो गया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान नेग्लेक्टेड हो गया। पाकिस्तान की स्थिति तो डिस्कार्डेड वाइफ की तरह हो गई। अब वो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि उस समय कुछ समय पाकिस्तान को फिर एक बार सिचुएशन फेवर करेगा जब अफगानिस्तान में वॉर छिड़ेगा और टेररिज्म आएगा, लेकिन तत्काल पाकिस्तान नेग्लेक्टेड हो गया। अब इंडिया की तरफ यूएसए का झुकाव, पश्चिमी देशों का झुकाव, उधर साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया के संबंध सुधारने लगे। उसी समय नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की और उस समय यूएसए के साथ इंडिया के संबंध अच्छे होने लगे और एच.डब्ल्यू. बुश आए। एच.डब्ल्यू. बुश के बाद फिर बिल क्लिंटन आए। लेकिन जिस समय यूएसए और इंडिया के बीच संबंध सुधर रहे थे, कश्मीर के मुद्दे पर भी उन लोगों का रेटोरिक चेंज कर गया। पहले वो कह रहे थे कि वहां पर जनमत संग्रह होना चाहिए, अब वो शिमला एग्रीमेंट के आधार पर भारत पाकिस्तान के बायलैटरल यानी द्विपक्षीय समझौता की बात करने लगे थे। तो सारी परिस्थितियां अब बदल रही थी। ये पता नहीं यूएसए को कहीं ना कहीं दिमाग में यह भी था कि यही मौका है, क्योंकि यूएसए को इंडिया से दो बड़ी शिकायत थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जैसे जब दुनिया में परमाणु हथियार बढ़ रहे थे, पहले यूएसए के पास परमाणु क्षमता आई, यूएसए के बाद फिर यह क्षमता तो यूएसए में 45 में ही आ गई। सोवियत रशिया ने परमाणु जो टेक्नोलॉजी है वो परमाणु हथियार वो 49 में बनाए। 53 में ब्रिटेन ने उसका एक्सप्लोड किया और फिर 60 में फ्रांस ने एक्सप्लोड किया और 64 में चाइना ने कर दिया। जब चाइना ने किया तब अब यूएसए सतर्क हो गया और फिर उसने एक नया प्रपोजल लाया और वह प्रपोजल था एनपीटी। एनपीटी जो 1968 में उसने एनपीटी को लागू किया, उसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, और सारे देशों को कहा इस पर हस्ताक्षर करिए और वादा करिए कि 5 के बाद 6ठे के पास परमाणु हथियार नहीं जाएगा। भारत ने कहा कि देखिए ये जो एनपीटी है वह निहायत अनइक्वल है, क्योंकि आप कुछ देश जो जिसके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार है वो वर्टिकली तो उसका विस्तार करोगे, कहते हो हॉरिजेंटली इसका विस्तार नहीं हो, दिस इज द अनइक्वल ट्रीटी और हम उसको उस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो इंडिया ने बहुत पहले ही मना कर दिया था। फिर इन्होंने एक दूसरा उसका एक लेटेस्ट वर्जन ले आया, सीटीबीटी। तो सीटीबीटी वह भी एक बंदिश लगा रहा था कि आपको परमाणु हथियार नहीं तैयार करना है, नहीं बनाना है। तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं, जो भाई आपको परमाणु परीक्षण नहीं करना है, इस तरह की बंदिशें लगनी थी। इंडिया ने उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। और अब चूंकि यूएसए के दिमाग में एक बात आ रही थी, जैसा कि मुचकुंद दुबे कहते हैं कि भाई अब यूएसए को ये लग रहा था कि चलो अभी इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, इंडिया को हमसे बहुत सारे आर्थिक टेक्नोलॉजी और सहायता की आवश्यकता है, तो इसका फायदा उठाकर इंडिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना लें कि भाई इंडिया परमाणु हथियार ना एक्वायर कर सके। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि 74 में इंदिरा गांधी ने पहला एक्सप्लोजन कर लिया था 1974 में, और जिस समय उसने एक्सप्लोजन किया था उस समय उसने कहा था कि बुद्ध स्माइल्स, मतलब बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, उसका कोड वर्ड था। उस कोड नेम का मतलब यही हुआ कि भाई ये हमारा जो परमाणु हथियार है वो पीसफुल यूज के लिए है। इंडिया ने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया कि हम कहीं भी वेपन्स ग्रेड तक इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। 74 के ब्लास्ट में इंडिया ने उसको 74 का जो एक्सप्लोजन है उसमें इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब धीरे धीरे
तब तक सोवियत रूस से कहीं ना कहीं हमें परमाणु छतरी मिली हुई थी, सीक्रेटली, डायरेक्टली नहीं, कहीं ना कहीं सोवियत रूस पर हमें भरोसा था। अब सोवियत रूस जैसा पार्टनर नहीं रहा। चाइना के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार थे और अब इंडिया खुद न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था। और आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई यूएसए उसमें वर्ल्ड गार्जियन बनता। तो आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है, मतलब इंटरटेनिंग मूवी है, कभी अगर मौका मिले तो देख सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कंपल्सन, एक परमाणु करके मूवी बनी है, जॉन अब्राहम ने उसमें रोल प्ले किया है, लेकिन अच्छी मूवी है। उसमें दिखाता है कैसे इंडिया ने परमाणु एक्सप्लोजन अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया था और कितनी सीक्रेटली किया था राजस्थान में, क्योंकि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस और मीडिया है कितना सक्रिय था और अमेरिकन सैटेलाइट की गिद्ध दृष्टि थी इंडिया पर कि एक्सप्लोजन ना करे, फिर भी इंडिया ने किया। इससे पहले नरसिम्हा राव ने कोशिश की थी, पकड़े गए थे और उनको ड्रॉप करना पड़ा था। और जब 98 में इंडिया ने एक्सप्लोजन किया तो सीधे यूएसए ने और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर आर्थिक नाकेबंदी की और इंडिया के ठीक बाद पाकिस्तान ने 28 मई को इंडिया ने की, 28 मई 1998, उसके ठीक बाद पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन किया तो उस पर भी आर्थिक नाकेबंदी लगी। इंडिया ने फिर भी उस इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट था उस समय। ब्रजेश मिश्रा जो भारत के फॉरेन एक्सपर्ट थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने एक लेटर बनाया और लेटर बनाकर बिल क्लिंटन को लिखा कि देखिए ये परमाणु हथियार, क्योंकि बाकी लोग समझ रहे थे भाई पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने ये एक्सप्लोजन किया कि भाई इंडिया एक परमाणु हथियार का एक्सप्लोजन हमारे अगेंस्ट में कर रहा है और इंडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मतलब तुम्हारे लिए हमें परमाणु हथियार की आवश्यकता ही नहीं होगी। और तब इंडिया ने यूएसए को लिखा कि देखिए ये कम्युनिस्ट चाइना के विरुद्ध है और ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, इसलिए आपको इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अब बिल क्लिंटन ने आरंभ में क्या किया, ये लेटर चाइना को लीक कर दिया। अब चाइना तो आग बबूला हो गया और आग उगलने लगा इंडिया के अगेंस्ट में। बड़ी बुरी स्थिति हो गई कुछ समय के लिए, लेकिन बिल क्लिंटन ने इस बात को रियलाइज किया कि इंडिया ने सचमुच सही कहा है, चाइना रिलायबल पार्टनर नहीं है। विशेषकर 1996 में जब ताइवान जल डमरूमध्य पर जो चीन ने हमला किया था तो वो यूएसए के विरुद्ध था। तो यूएसए ने इस बात को रियलाइज किया तो 2000 ईस्वी में बिल क्लिंटन की यात्रा भारत के लिए हुई और इस यात्रा के बाद दोनों के बीच संबंध सुधरने लगे और फिर एक नए दिन शुरू हो गया। और अब अगला जो दिन आने वाला है वो कुछ हम ज्यादा आगे चले गए। इसका अगला दिन आने वाला है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। बिल क्लिंटन के बाद बिल क्लिंटन तो क्या इंडिया के साथ संबंध सुधारे और उस समय 98 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये तो समिट डिप्लोमेसी थी, दोनों के बीच एक अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। अब शुरू होगा इसके आगे जिसको कहते हैं परमाणु डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी 2 प्रेसिडेंट के समय शुरू होगा। एक प्रेसिडेंट आएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश और दूसरा आएगा बराक ओबामा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आया है उसने अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है। उसने 2005 में जो परमाणु ट्रीटी लाई है, अभी एक सुसानी हैदर का एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने देखा था एंड इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। उस आर्टिकल का टाइटल, मैंने उस आर्टिकल में उसने लिखा था कि फ्रॉम अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म टू एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। मतलब अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म एक टर्म है, मैंने यूएसए का कहना है कि भाई हम एक्सेप्शनल हैं पूरी दुनिया से, तो यूएसए शुरू से ही अपने आप को एक्सेप्शनल कहता रहा है कि भाई हम अलग हैं, हम एक्सेप्शनल हैं। तो वही उसने लिखा है कि फ्रॉम अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म टू एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। और उसमें उसने दिखाया कि भाई इंडिया के लिए कैसे नए नए एक्सेप्शन अमेरिका ने गढ़े। अब जैसे देखो, पहला एक्सेप्शन था कि जो अगर आपने परमाणु हथियार हासिल कर लिया है, जैसे पहला एक्सेप्शन था कि 6 महीने, खैर तो पाकिस्तान को भी सुविधा मिली कि 6 महीने में इकोनॉमिक एम्बार्गो रद्द कर दिया गया। खैर चलिए, तो पाकिस्तान को भी किया गया। तो एक तो उनके जो आर्थिक नाकेबंदी थी उसको रद्द कर दिया गया, वो तो खैर एक चीज हुई। सबसे बड़ी बात हुई कि यह पहले से प्रोविजन था कि आप अगर कोई परमाणु शक्ति है तो आपको कोई भी सिविलियन परमाणु में भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा।
मतलब कि आपके लिए जितने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है आपके लिए बंद हो जाएगा। लेकिन 18 जुलाई 2005 में जो ट्रीटी हुई वो अपने आप में बड़े एक्सेप्शनल थी। इंडिया का जो पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को दो पार्ट में बांट दिया गया, सिविल एंड मिलिट्री। एंड सिविल प्रोग्राम में अमेरिका का पूरा सपोर्ट इंडिया के साथ था। इसके लिए एनपीटी एक्ट में अमेरिका ने अल्टरेशन लाया, चेंज लाया। इसके लिए हेनरी हाइड एक्ट में चेंज लाया और इंडिया के साथ 1, 2, 3 एग्रीमेंट किया। ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्शन था। इंडिया मैंने क्या कह सकते हो, इंडिया वॉज नॉट डी जूरे बट इंडिया बिकेम अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर। मतलब यूएसए ने डायरेक्टली तो एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई आप न्यूक्लियर पावर हो, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के मन में ये बात भर दी कि इंडिया इज एन एक्सेप्शनल कंट्री। इंडिया की रिस्पॉन्सिबल पावर है, इंडिया एक प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक विगरस डेमोक्रेसी है। तो इंडिया को एक एक्सेप्शन में रखने की आवश्यकता है और इसको बखूबी अमेरिका ने स्वीकार, यूएसए ने स्वीकार किया और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार ने इंडिया के साथ ट्रीटी की। इसका अगला स्टेप आता है, फिर बराक ओबामा उसको आगे बढ़ाता है। उसी में मैं आपको बताऊं कि सुसानी हैदर ने 2-3 और एक्सेप्शंस की बात कही। जैसे आपने एक एक्ट के बारे में सुना होगा, काटसा बोलते हैं। काटसा में क्या होता है कि सोवियत रशिया के साथ जो अमेरिका ने उसको एम्बार्गो रशिया पर लगाया है, तो उसमें बंदिश ये लगाई है कि अगर रशिया के साथ आप हथियारों की खरीद करोगे तो उसमें आपको काटसा आपके ऊपर यूएसए लगा देगा और तब यूएसए आपके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा। यूएसए ने यही टर्की पर लगाया। जैसे आप देखते हैं कि S-400 जो वेपन है इंडिया ने लिया सोवियत रशिया से, टर्की ने भी लिया था, चाइना ने भी लिया था। तो टर्की और चाइना पर उसने इस तरह के इस एक्ट को लगा दिया, काटसा को। इंडिया को एक्सेप्शन में रखा डोनाल्ड ट्रंप ने, यह भी एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन आप देखोगे अभी हाल में आपने यूक्रेन में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इंडिया परचेज करता है, उसको भी यूएसए ने एक तरह से एग्जेम्पशन इंडिया को वहां भी दिया हुआ है, जबकि जर्मनी को नहीं दिया। जब आप देखते हैं कि जो जर्मनी के साथ जो नॉर्ड 2 पाइपलाइन है, वो जो उसने सोवियत रूसी गणतंत्र के साथ स्थापित किया, तो उसके लिए वहां पर बंदी से लगाई गई। लेकिन इंडिया रूस के से हथियार भी मंगा रहा, पेट्रोलियम भी ले रहा और हर जगह यूएसए इसको एक्सेप्शन बना रहा। ये अपने आप में संबंधों, दोनों के संबंधों की एक अलग तरह की मुकाम है जो आपके लिए एक सुखद आश्चर्य का विषय होगा। तो फिर अब बराक ओबामा आए। बराक ओबामा के साथ उसने कहा कि भाई डिफाइनिंग मूवमेंट इन इंडिया एंड अमेरिका रिलेशनशिप। और जब बराक ओबामा आए तो मोदी तो बाद में आए हैं बराक ओबामा के साथ, पहले इनका एरा आया मनमोहन सिंह का। 2009 में जिस तरह से आप देखते हैं स्टेट गेस्ट की तरह भी मोदी जी गए हैं, 2009 में मनमोहन सिंह गए थे स्टेट गेस्ट के रूप में, और उनके लिए भी पूरा रेड कारपेट को रोल आउट किया गया था। और 2010 में बराक ओबामा ने इंडिया की यात्रा की और दोनों की भी जो परमाणु संबंध है और भी जो संधियां हैं वो और भी प्रगाढ़ हुई। तो बराक ओबामा और इंडिया के बीच जो संबंधों का काल है वो बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। जब बराक ओबामा गए और हिलरी क्लिंटन का उत्तराधिकारी आने वाली थी तो बड़ी उम्मीद जगी, लेकिन आ गए उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक हड़कंप मच गया कि पता नहीं इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप का अब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संयोग ऐसा रहा कि ट्रंप का काल भी इंडिया के लिए एक सुखद काल रहा, क्योंकि ट्रंप ने हमें फेवर नहीं किया। ट्रंप की जो एक्सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी थी उससे हमको लाभ मिल गया। कैसे? एक ट्रंप का यह था कि ट्रंप विश्वास करता था वो अपना जो इंटरनेशनल अमेरिका का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दायित्व था, जो उसकी जो इंटरनेशनल लायबिलिटी थी, उससे अपना हाथ पीछे खींच रहा था। नेटो से उसका अपना हाथ पीछे खींच रहा था, अपने यूरोपियन पार्टनर से हाथ पीछे खींच रहा था और नारा दे रहा था अमेरिका फर्स्ट। अब उससे फायदा ये हो रहा था कि वो बायलैटरल समझौता पर, बायलैटरल एग्रीमेंट पर बल दे रहा था। तो बायलैटरल एग्रीमेंट पर बल देने से हमें फायदा हो रहा था, क्योंकि हमारे साथ उसका बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा था।
थोड़ा कष्ट वो दे रहा था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वह कहीं ना कहीं अपने मार्केट खोलने की बात करता था और प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगाने की बात करता था। इंडिया या कुछ अन्य कंट्रीज को आप ट्रेड वॉर कहते हो, उसने एक ट्रेड वॉर अचानक से छेड़ दिया, जिसमें हम लोग भी उसके थोड़े लपेटे में आए। लेकिन कुल मिलाकर हमें फायदा ज्यादा हुआ, नुकसान कम, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति उसका नजरिया बहुत ही कठोर रहा। 2018 में उसने पाकिस्तान के ऐड को रद्द कर दिया, इससे भी हमें मोरल एक बूस्टअप मिला। उसने चाइना और रूसी गणतंत्र के बीच एक दरार पैदा करके दूरी बढ़ाने की कोशिश की, उससे भी हमें फायदा मिला। और सबसे बढ़कर उधर जो मोदी जी की यात्रा 2019 में हुई, जिसके आपने हाउडी मोदी का नाम सुना होगा, तो हाउडी मोदी प्रोग्राम इतना सफल रहा कि साथ में जब 50,000 ऑडियंस को देखा डोनाल्ड ट्रंप, तो इतना एक्साइटेड हुआ कि उसको वो इंडिया का फैन बन गया, और विशेषकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन बन गया। तो कुल मिलाकर इससे भी हमारा फायदा हुआ, क्योंकि 50,000 जो अमेरिकन थे वो उसके स्वागत में, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा, देखिए हमारे अमेरिका के बीच संबंध को सुधारने में एक और भी एक बैक फोर्स काम कर रहा है, जिस पर हमारी निगाह होनी चाहिए, और वो है इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका। जो इंडिया का जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। इंडियन डायस्पोरा, वो इंडिया और अमेरिका के संबंध सुधारने में उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप का एरा भी कट गया। अब जब जो बाइडेन का एरा आया, इसमें आपको एक नई गर्माहट देखने को मिलेगी। अब ये गर्माहट क्यों है? तो अब ये गर्माहट इसलिए है कि अब चाइना ने यूएसए को के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन। उधर रूस के साथ यूक्रेन का जो रूस का हमला हुआ है, और जो बाइडेन या यूएसए के लिए अभी बहुत बुरे दिन है। वेस्ट एशिया से यूएसए को निकलना पड़ा। अफगानिस्तान से जो बाइडेन पैकअप किया, ये बड़ा ही एक वीक प्रेसिडेंट के रूप में इसकी पहचान बनी हुई है। उधर सऊदी अरेबिया उसका पार्टनर है, वो ईरान के करीब चला गया, और वो भी चीनी मध्यस्थता में यूएसए का सबसे बड़ा राइवल है। चीन हर स्टेप पर इसको चैलेंज कर रहा। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। इसके जो बाकी यूरोपियन पार्टनर्स है वो भी रिलायबल नहीं रह गए। मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उससे इसकी दूरी बढ़ चुकी है। दूसरी बात है कि वो इंडिया को उतारना चाहता है कहीं ना कहीं क्वाड के एक मेंबर के रूप में। वो कहीं ना कहीं चाइना को टेथर चाइना वाली पॉलिसी से इंडिया को जोड़ना चाहते हैं एशिया पैसिफिक में, जिसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। एक बहुत बड़ा रोल इंडिया को देना चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया को भी चाइना से बहुत ज़्यादा टेंशन्स है। 2018 से लेकर कॉन्टिन्यूस 2020 और आज तक वो टेंशन बना हुआ है। लद्दाख में भी चाइना का रोल बहुत ही एग्रेसिव रहा शुरू से ही। गलवान घाटी वाली घटना आप देख चुके हैं। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं यूएसए के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। अब जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रही है वो इंडिया के लिए बहुत फायदा है, लेकिन अब सवाल होता है कि इसका ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि समझौता तो यूनिलैटरल है। हमें इंडिया से लेना है, इंडिया को उसे देना नहीं है। तो यूएसए तय करेगा कब आएगा और कैसे आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए अब न्यूक्लियर ट्रीटी है, 2005 में ट्रीटी हुई, हम लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक हुए। हमें लगता है कि 2005 में जब ट्रीटी हुई थी तो पूरी एक वर्ष तक जर्नल्स, मैगजीन्स और पेपर्स का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और यूपीए गवर्नमेंट ने भी अपना एक फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े एजेंडे के रूप में इसको पेश किया था। लेकिन जरा सोच कर देखिए, पाकिस्तान का चाइना के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के चाइना की मदद से कई न्यूक्लियर रिएक्टर खड़े हो गए। लेकिन 2005 के बाद हमारे जो यूरेनियम बेस्ड कितने न्यूक्लियर रिएक्टर खड़े हुए आप देखिए। तो डिपेंड सिर्फ इस ट्रीटी पर नहीं करता है, ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन पर करता है। और यूएसए का दोनों पक्ष है। यूएसए रिसोर्सफुल कंट्री तो है, लेकिन अभी उसका कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक फिकल माइंडेड पार्टनर के रूप में भी जाना जाता है। इसका मूड भी बहुत तेजी से स्विंग करता है। तो हर चीज इसको ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी एक वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि जो हुआ वो हमारे हक में है, क्योंकि हम एक अच्छे
डिफेंस कोलैबोरेशन में बंधने जा रहे हैं, जो इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी आगे बढ़ा देगी। और विशेषकर हम जब कंप्यूटर चिप का प्रोडक्शन करने लगेंगे तो इंडिया वैसे वैसे जो राइजिंग एरियाज है उसमें यूएसए की सहायता से प्रवेश कर सकता है। कुछ जो इंथुजियास्टिक एक्सपर्ट्स हों तो इतना तक कर रहे हैं कि जिस तरह चाइना यूएसए की सहायता लेकर आज दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, वही इंडिया को करना चाहिए। लेकिन दोनों सिचुएशन में फ़र्क है, तब के यूएसए और अब के यूएसए में काफ़ी फ़र्क हो चुका है। लेकिन फिर भी हम आशान्वित रहें और जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसी कामना करते हैं। तो हमने आपको नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की जो महत्वपूर्ण विदेश नीति के जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और इंडिया अमेरिका संबंध है उसको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। टॉपिक तो इतना बड़ा था कि इसके लिए 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन मुझे एक खास टाइम लिमिट को भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज के इस लेक्चर से आपको जरूर फायदा मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और हम फिर आगे कोई एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू।